मेरा नाम नैतिक है। घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मेरे घर वाले भी मेरी शादी से बहुत खुश थे। आखिरकार मैं अपने मम्मी पापा का एक ही बेटा था और मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी, वो भी जवान थी। वैसे तो हम उसकी भी शादी कर देना चाहते थे, मगर अभी उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला था और मेरी बहन अभी पढ़ाई भी कर रही थी। हमने सोच लिया था कि जैसे ही मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो हम उसकी जल्दी ही शादी कर देंगे। शायद उसकी शादी होना अभी उसके भाग्य में नहीं लिखा था। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि हम दोनों भाई बहन की शादी एक ही दिन हो, मगर ऐसा नहीं हो सका था। मेरा रिश्ता पहले लग गया था और मेरे ससुराल वालों को भी शादी करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी पहले हो रही थी। मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता था। सुना था कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने उसको सिर्फ फोटो में ही देखा था, क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। मेरे पीछे ही मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। बस लड़के वालों ने मुझे दूसरे शहर जाने से पहले ही देख लिया था। मैं लड़की को नहीं देख पाया था और फिर फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मेरी बहन भी मेरी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार घर में उसकी भाभी आने वाली थी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। हम दोनों भाई बहन में हमेशा ही बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, मगर हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे, क्योंकि हम दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं था। मेरी बहन मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटी थी। मेरी शादी खूब धूमधाम से हुई थी और फिर मेरी पत्नी विदा होकर हमारे घर आ गई थी। शादी की पहली रात जब मैं अपने कमरे में पत्नी से मिलने के लिए गया और जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मैं उसके चेहरे से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। मेरी मम्मी तो पहले ही कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की तलाश करूँगी और फिर उनकी कही हुई बात पूरी हो गई थी। उन्होंने मेरे लिए सच में बहुत खूबसूरत लड़की तलाश की थी। मेरी पत्नी की आवाज़ भी बहुत मीठी थी, बिल्कुल कोयल की जैसी। उसकी आंखें रोई रोई सी लग रही थी। आखिरकार वो अपना घर छोड़कर मेरे घर आई थी। जब कोई लड़की विदा होकर अपनी ससुराल आती है तो विदाई पर बहुत रोती है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। शादी की पहली रात हम दोनों की अच्छी और खुशहाल गुजरी थी और हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। अगले दिन मेरी मम्मी ने हम दोनों को नाश्ते पर बुलाया। मेरी पत्नी तैयार होने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी बहन भी अपनी भाभी से बहुत इम्प्रेस थी और मेरी पत्नी के साथ खूब हंसी मजाक कर रही थी। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेरी पत्नी हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा किया करती थी, घर के भी सारे काम खुद किया करती थी। मेरी मम्मी को वो कोई काम करने ही नहीं देती थी। उनसे कहती थी कि अब आपकी बेटी आ गई है, अब वही सारे काम किया करेगी, आपको घर के काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ भी उसे हमेशा अपनी बेटी समझती थी। उन्होंने कभी मेरी पत्नी को अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, बल्कि बहुत हसीन गुजर रही थी। खुशी के लम्हात बहुत सुंदर थे। फिर एक दिन अचानक से मेरी जिंदगी में एक हवा का झोंका आया। मैं नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी इस तरह भी बदल जाएगी। फिलहाल तो मेरी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजर रही थी। हमने कई सारे लोगों से कह रखा था कि मेरी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। फिर फाइनली एक दिन मेरी बहन का रिश्ता भी आ गया था। मेरी बहन भी देखने में अच्छी थी, मगर हमें उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में करवानी थी, जो कि खाते पीते लोग हों, पढ़े लिखे हों, लड़का भी देखने का अच्छा हो और छोटी फैमिली हो। मेरी बहन का जिस घर से रिश्ता आया था वो लोग पढ़े लिखे थे। लड़का अच्छी कंपनी में जॉब करता था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनका एक घर हमारे ही शहर में बना हुआ था, जबकि दूसरा घर गांव में था। पहले लड़के की फैमिली हमारे घर आकर मेरी बहन को पसंद कर गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी लड़का देख लिया था और मम्मी पापा जाकर उसका घर बार भी देख कर आए थे। पापा और मुझे तो सब कुछ बहुत पसंद आया था। इस तरह हम लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और मेरी बहन का रिश्ता आरव नाम के लड़के के साथ लग गया था। वो लोग मेरी बहन की एंगेजमेंट करना चाहते थे। एंगेजमेंट करने के लिए तो हम भी तैयार थे। आखिर नीलम मेरी इकलौती बहन थी। हमने उसकी एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू कर दी थी और फिर मेरी बहन की एंगेजमेंट का दिन भी आ गया था। मेरी पत्नी को मैंने कहा था कि आज हमारे घर में तुम्हारे लिए पहला फंक्शन है, इसलिए मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। मैं अपनी पत्नी को शॉपिंग मॉल ले गया था और वहाँ से मैंने उसको बहुत खूबसूरत लहंगा दिलाया था।
मेरी बहन की एंगेजमेंट में पहनने के लिए, और वो पार्लर से भी तैयार हुई थी। पार्लर से तैयार होने के बाद उसकी सुंदरता में और ज्यादा चार चांद लग गए थे। मेरी बहन भी बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी बहन और मेरी पत्नी ने अभी तक लड़के को नहीं देखा था, क्योंकि जिस दिन हम लोग आरव से मिलने के लिए उसके घर गए थे तब मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो 2-3 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। मैं, मम्मी और पापा हम लोग ही लड़के को देखकर आए थे, मगर मेरी पत्नी को हमने मोबाइल में लड़के का फोटो दिखा दिया था। मुझे लगा था कि मेरी पत्नी को लड़का पसंद आएगा, मगर ना जाने क्यों मेरी पत्नी फोटो देखने के बाद खामोश हो गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं वो खामोश क्यों हुई है, लेकिन असल झटका तो मुझे एंगेजमेंट वाले दिन लगा था, जब मेरी पत्नी और आरव की एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई। आरव मेरी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ था और मेरी पत्नी भी उसे देखकर हंस रही थी। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम आरव को जानती हो? तो मेरी पत्नी ने बताया, हाँ, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। आरव और मैं एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। जब दोनों का स्कूल पूरा हो गया और कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया तो आरव ने कहीं और एडमिशन ले लिया था और मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। आज इतने टाइम बाद मेरी पत्नी आरव को देखकर चौंक गई थी कि वो जिस इंसान को अच्छी तरह से जानती थी वही उसकी नंद का पति बनने जा रहा था। मेरी बहन की एंगेजमेंट खूब धूमधाम से हो चुकी थी और फिर हम लोगों ने उसकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी। मेरी बहन की शादी में 2 महीने रह गए थे। मेरी बहन अपनी भाभी के साथ शादी की शॉपिंग खूब जमकर कर रही थी और बार बार मेरी पत्नी से पूछती भी रहती थी कि आरव का नेचर कैसा है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि मेरी बहन का मानना था कि उसकी भाभी आरव की दोस्त है तो वो उसके बारे में अच्छी तरह से जानती भी है, इसलिए उसको उसकी इन छोटी छोटी बातों के बारे में पता होगा। मेरी पत्नी को जो कुछ भी पता था उसने मेरी बहन को बता दिया था। मेरी बहन की शादी का दिन भी आ गया था और फिर इस तरह मेरी बहन एक दिन अपनी ससुराल को विदा हो गई और हम सब लोगों ने उसे बहुत मिस किया था। हम लोग उसकी विदाई पर बहुत रोए थे। जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मेरी बहन अपनी ससुराल में खुश थी। इस बात से हमें भी सुकून था कि मेरी बहन अपनी ससुराल में खुश रह रही है और उसे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। मेरी बहन अपनी शादी के बाद कभी कभी हमारे घर पर आती थी तो उसका पति मेरी पत्नी से बहुत बातचीत करता था और जब से मेरी बहन की शादी हुई थी आरव हमारे घर पर बहुत आने जाने लगा था। कभी कभी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हमारा घर भले ही आरव की ससुराल है मगर उससे पहले तो उसकी पत्नी का मायका है। वो जब भी यहाँ आए तो उसे अपनी पत्नी को यहाँ लाना चाहिए। 1-2 बार की कोई बात नहीं है, मगर अब मैं देख रहा था कि काफी दिनों से आरव अकेला ही हमारे घर पर आ जाता था और घंटों हमारे घर पर गुजार कर जाता था। एक दिन मैं अपनी बहन नीलम के ससुराल चला गया। वहां जाकर देखा तो आरव घर में नहीं था और मेरी बहन अपनी सास के पास बैठी हुई बातें कर रही थी। मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैं अपनी पत्नी को वहां लेकर नहीं गया था। मैं अकेला ही अपनी बहन के लिए फ्रूट्स और जूस की कुछ बॉटल्स लेकर चला गया था। मैंने नीलम से कहा कि आरव घर में नहीं है क्या? नीलम कहने लगी, भैया वो किसी काम से घर से बाहर गए हैं। मैंने कहा, आज छुट्टी वाले दिन कौन सा काम आ गया? मैंने सोचा कि आज संडे है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हारे घर होता हुआ चलूं। चलो आरव किसी काम से गए हुए हैं तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ना। मेरी बहन मुझे अपने कमरे में ले गई थी। उसने कहा, भैया अच्छा नहीं लगता, आप शादी के बाद मेरे घर पर पहली बार आए हो, मैं अभी आरव को कॉल करके बुलाती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं रहने दो। मेरी बहन कहने लगी कि नहीं भैया, मैं अभी उनको बुला लेती हूँ। मेरी बहन ने जैसे ही आरव को कॉल लगाई तो उसने कहा कि घर आ जाओ, नैतिक भैया आए हुए हैं। आरव थोड़ी देर के बाद ही घर आ गया था और जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो मुझे देखते ही खुश हो गया, लेकिन ना जाने कि उसकी नजरें इधर उधर कुछ तलाश कर रही थी। वो अपने ही घर में किसी चीज को ढूंढ रहा था। मेरी बहन कहने लगी कि क्या हुआ, तो आरव कहने लगा कि आप अपने साथ विद्या को नहीं लेकर आए। विद्या मेरी पत्नी का नाम था। मैंने कहा, नहीं, मैं घर से नहीं आ रहा हूँ, मैं कुछ सामान लेने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर पर आया था, सोचा कि यहाँ भी होता चलूं, विद्या तो घर पर है। आरव कहने लगा, अच्छा वो कैसी है, ठीक तो है ना? मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि आरव बार बार मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहा था। कभी उसके हालचाल पूछता तो कभी पूछता कि वो घर में रहकर क्या कर रही है, उसे भी यहाँ आ जाना चाहिए था। मैं और मेरी बहन एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आरव मेरी पत्नी की बार बार इतनी बातें क्यों कर रहा है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि आरव और विद्या एक दूसरे के फ्रेंड्स रह चुके हैं,
हो सकता है वो इसी वजह से बार बार मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहा हो। और वैसे भी जब से मेरी बहन की शादी हुई है, मेरी पत्नी आरव के घर आई भी नहीं है। मैंने आरव से कहा था कि तुम फिक्र ना करो, मैं अगली बार आऊँगा तो विद्या को साथ लेकर आ जाऊँगा। इस बात पर वो खुश हो गया था। मैंने वहाँ से चाय नाश्ता किया और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। मैंने जब विद्या को ये बात बताई कि मैं आरव के घर गया था तो अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहने लगी कि अच्छा, आपने मुझे नहीं बताया। मैंने कहा हाँ, बस जल्दबाजी में मेरा जाना हो गया। अगली बार मैं तुम्हें वहाँ पर ज़रूर लेकर जाऊँगा। आरव बार बार मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था। मेरी पत्नी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और अपने काम में बिजी हो गई। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन एक धीमी सी रोशनी थी जो जल रही थी। वो धीमी सी रोशनी मोबाइल की थी और मोबाइल मेरी पत्नी के हाथ में था। रात के इस समय मेरी पत्नी मोबाइल में क्या कर रही थी? मैंने जब अपनी पत्नी को गौर से देखा तो वह अचानक घबरा गई और उसने मोबाइल को जल्दी से छुपा लिया। मैंने कहा विद्या, तुम मोबाइल में क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं हो? मेरी पत्नी कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही तो सोचा कि गेम खेलकर टाइम पास कर लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मोबाइल इतनी रात में इस्तेमाल मत करो, आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ता है। मेरी पत्नी कहने लगी अच्छा ठीक है। ये कहकर मेरी पत्नी ने मोबाइल बंद कर दिया था और वो सोने की कोशिश करने लगी थी। मैं तो वैसे भी नींद में था। करवट लेते ही मुझे दोबारा से नींद आ गई। अगले दिन सुबह के टाइम पर बाथरूम में नहा रहा था जब मुझे बाथरूम में ही आवाज आई कि मेरी पत्नी का मोबाइल बज रहा है। पता नहीं किसकी कॉल आई थी। मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकला तो मेरी पत्नी किसी से बात कर रही थी और मुझे देखते ही उसने मोबाइल अचानक से छुपा लिया था और वो घबराने लगी थी। मैंने कहा क्या हुआ, किसकी कॉल आई है? तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं, कंपनी से कॉल आई थी। कंपनी वाले भी बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा अच्छा जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। मेरी पत्नी जल्दी से नाश्ता लगाने के लिए चली गई थी और मोबाइल भी अपने साथ ही ले गई थी। थोड़ी देर के बाद हम सब लोगों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर मैं ऑफिस चला गया था। दोपहर के टाइम पर मेरे पास मेरे फूफा जी की कॉल आई। उन्होंने कहा कि वो बुआ के साथ हमारे घर पर आ रहे हैं। वो मम्मी का नंबर काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं। मम्मी पापा में से किसी का भी नंबर नहीं लग रहा। मैंने उनसे कहा कि आप लोग आ जाइए, बाकी मैं घर पर कॉल कर देता हूँ। सब लोग घर पर ही हैं, कोई कहीं नहीं गया। मैंने ये बात बताने के लिए मम्मी पापा का नंबर ट्राई किया तो सच में उन दोनों का नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्नी का नंबर डायल किया तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि न जाने घर पर सबके मोबाइल्स को क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद पापा की कॉल आई थी। फिर मैंने उनको बताया कि आज किसी की भी कॉल नहीं लग रही और घर में मेहमान आ रहे हैं। पापा ने कहा कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। मेहमानों की वजह से मैं शाम के टाइम पर जल्दी ही घर चला गया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी किचन में खाना बना रही थी, जबकि मम्मी पापा और बुआ फूफा जी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं अपनी पत्नी के पास किचन में गया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? कब से नंबर ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ ही जा रहा है और मम्मी पापा का नंबर भी नहीं लग रहा। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और कहने लगी कि मेरे मोबाइल में शायद चार्जिंग नहीं है, अभी चार्ज करती हूँ। मैंने कहा अच्छा लाओ अपना मोबाइल दो, मैं चार्जिंग पर लगा देता हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद लगा दूंगी, आप जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। नहाने के बाद हम सब लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी मुझसे अपने मायके जाने के लिए कह रही थी। 2 दिन के लिए मैं उसे उसके मायके छोड़ आया था। इस दौरान मेरी बहन हमारे घर पर आई, उसके साथ आरव भी आया था। आज भी मैं देख रहा था कि आरव की नज़रें पूरे घर में मेरी पत्नी को तलाश कर रही थी। फिर जब मैंने उसे बताया कि वो अपने मायके गई हुई है, तब जाकर उसे सुकून आया था और अब बाहर बैठा हुआ मम्मी पापा से वो बातें कर रहा था। मैंने अपनी बहन से कहा कि आरव कुछ ज़्यादा ही विद्या के बारे में पूछता रहता है। मेरी बहन कहने लगी कि हाँ भैया, ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं ना, एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं, इसलिए पूछते रहते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। 2 दिन के बाद जब मेरी पत्नी घर आई तो फिर अचानक आधी रात के समय मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी आज भी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। फिर से मैंने उससे कहा कि तुम सोई नहीं हो, तो मेरी पत्नी अचानक घबरा गई और कहने लगी कि हाँ बस सो ही रही हूँ। उसने जल्दी से मोबाइल बंद किया और सो गई थी। अगले दिन सुबह के नाश्ते पर मेरी पत्नी
बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहन की कॉल आ गई मेरे नंबर पर। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो वो कहने लगी कि भैया भाभी कहाँ है, कब से उनको कॉल लगा रही हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि विद्या, नीलम तुम्हें बार बार कॉल कर रही है, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मेरा मोबाइल साइलेंट है। मैंने कहा तुम्हारा मोबाइल भले ही साइलेंट है लेकिन है तो तुम्हारे पास ही ना, तो कॉल क्यों रिसीव नहीं करती? मेरी पत्नी कहने लगी अच्छा अभी बात करती हूँ। मुझे अब अपनी पत्नी पर कुछ शक सा महसूस होने लगा था क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय मोबाइल में ही गुजार रही थी। कमरे में होती तो मोबाइल अपने हाथ में दबाए रहती थी, किचन में होती तो मोबाइल किचन में भी अपने साथ लेकर जाती थी, आधी रात को भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रही होती थी। आज मैंने सोचा था कि मैं आज जाकर देखूंगा कि मेरी पत्नी मोबाइल में आखिर क्या करती है, वो गेम ही खेलती है या फिर कुछ और करती है। आज रात मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। मुझे जागते जागते रात के 3 बज गए थे जब मेरी पत्नी ने मोबाइल उठाया और वो मोबाइल का इस्तेमाल करने लगी। मैं देख रहा था कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करते समय बहुत मुस्कुरा रही थी। काफी देर हो गई थी उसको मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए और लगातार वो मुस्कुराए चले जा रही थी। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरी पत्नी घबरा गई और उसने मोबाइल अपने तकिए के नीचे दबा लिया। मैंने कहा विद्या, इतनी रात को तुम मोबाइल क्यों चला रही हो और किससे बातें कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं गेम खेल रही थी। मैंने कहा आज तुम गेम नहीं खेल रही थी क्या? हर रात तुम्हें नींद नहीं आती और तुम मोबाइल में गेम खेलती रहती हो? मुझे तुम्हारा मोबाइल देखना है, मोबाइल मुझे दो। मेरी पत्नी अपना मोबाइल मुझे नहीं दे रही थी और कहने लगी कि आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मैं जो भी समझ रहा हूँ तुम मुझे मोबाइल दे दो, मोबाइल देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरी पत्नी बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो बस तुमसे तुम्हारा मोबाइल मांगा है। मेरी पत्नी कहने लगी अच्छा ठीक है, ये रहा मेरा मोबाइल, देख लो। मुझे रोना तो इस बात पर आ रहा है कि आप मुझ पर शक कर रहे हो। आप देख सकते हो कि मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी। मेरी दोस्त बहुत परेशान है, वो अपने कुछ पर्सनल मैटर मेरे साथ शेयर कर रही थी। आधी रात को उसे भी नींद नहीं आती और मुझे भी, इसलिए हम दोनों मैसेज पर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। मैंने अपनी पत्नी का मोबाइल हाथ में लिया और उसमें कुछ मैसेजेस थे जो उसकी दोस्त के ही नाम के थे। मैंने मोबाइल की तरफ से अपनी नज़र फेर ली और अपनी पत्नी को उसका मोबाइल दे दिया और कहा कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था। मुझे लगा पता नहीं तुम मोबाइल इस्तेमाल करते हुए इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। मेरी पत्नी रोते हुए कहने लगी इससे ही तो शक करना कहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पत्नी का मूड ठीक किया था और फिर उसके बाद वो नॉर्मल हुई थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। एक दिन मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा घबराई हुई और डरी हुई थी और खोई खोई सी रहती थी। मैं अगर उसको आवाज़ भी लगाता तो वो मेरी बात पर अचानक से घबरा जाती थी। पता नहीं मेरी पत्नी को ऐसी क्या बात बुरी लगी हुई थी कि वो ऐसी हरकतें कर रही थी। मुझे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे पूछता कि तुम किस वजह से परेशान हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बताओ। मगर मेरी पत्नी कहती थी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं परेशान हूँ? मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मैं परेशान हूँ। आप बेफिक्र हो और आराम से अपने ऑफिस जाओ। मैं अपने ऑफिस तो आ गया था मगर मेरा ध्यान बार बार अपनी पत्नी की तरफ जा रहा था। काफ़ी दिनों से मेरी पत्नी का नेचर बदला बदला सा था। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी मोबाइल को देखकर परेशान होती तो कभी मेरे उसके करीब जाने पर वो डर जाया करती थी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। फिलहाल मैं ऑफिस में अपना काम कर रहा था जब एक दिन ऑफिस में मेरा एक दोस्त मिलने के लिए आ गया और मुझसे कहने लगा कि हम सारे फ्रेंड्स मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने कहा मगर अभी अपनी ड्यूटी पर हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मेरे दोस्त कहने लगे कि अच्छा जैसे ही तुम्हारी ड्यूटी ऑफ होती है तुम जल्दी हमारे साथ चलना। आज मैं घर नहीं गया था और अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला गया था। दोपहर का खाना तो वैसे मेरी पत्नी पैक करके मुझे दिया करती थी, लेकिन आज अपने दोस्तों के साथ मुझे देर से रेस्टोरेंट जाना था, इसलिए मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। रेस्टोरेंट में बैठ गए थे और हम लोगों ने खाने का भी कुछ ऑर्डर कर दिया था। मैं भी अपने दोस्तों से बातें ही कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र आरफ पर गई।
आरव उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जहां पर मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। मगर मैं हैरान तब हुआ था जब मेरी नज़र उसके सामने बैठी हुई एक लड़की पर गई। उसका चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो पीठ फेरी हुई बैठी थी। दूर से सिर्फ मुझे उसकी कमर दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी बहन हो, मगर उसकी हाइट हेल्थ मेरी बहन जैसी नहीं लग रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अभी आता हूँ। मैं जैसे ही चेयर से उठा तो मुझे चेयर से उठता हुआ देखकर आरव भी खड़ा हो गया और वहां से उठकर खुद ही मेरे करीब आ गया और मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले गया। कहने लगा कि मैं अपने ऑफिस की एक लड़की के साथ यहाँ आया हूँ। दरअसल वो मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। हम ऑफिस के ही बारे में कुछ बातें करने के लिए यहाँ मिले हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उसके चेहरे पर मुझे पसीना साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा तुम्हें पसीना भी आ रहा है? तो उसने जल्दी से पसीना पोंछते हुए कहा कि नहीं, गर्मी ज्यादा हो रही है ना, इसलिए पसीना आ रहा है। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। थोड़ी देर के बाद जब मैं दोबारा से रेस्टोरेंट के अंदर गया तो देखा कि जो लड़की अपनी जगह पर आरव के साथ बैठी हुई थी वो वहां पर नहीं थी। हो सकता है कि जब मैं आरव से बाहर बात करने के लिए गया था तो वो खामोशी से यहाँ से निकल गई हो। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी हो गया था। शाम के टाइम पर जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी रोज की तरह अपने काम में बिजी थी, मगर ना जाने क्यों मुझसे अपनी नजरें चुरा रही थी। कुछ देर मैं अपनी मम्मी के पास बैठकर उनसे बातें करता रहा, जब अचानक बातों ही बातों में मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आज विद्या अपने मायके गई थी। मैं मम्मी की बात सुनकर चौंक गया था क्योंकि विद्या ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वो अपने मायके गई थी और ना ही उसने मुझसे अपने मायके जाने की परमिशन ली थी। परमिशन लेना तो दूर की बात, वो मेरे साथ ही अपने मायके जाया करती थी। मैं उसे छोड़ दिया करता था और फिर लेने के लिए भी मैं ही जाया करता था। आज फिर वो मुझे बिना बताए मायके अकेले कैसे चली गई थी? मैं जब कमरे में गया तो मैंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझे इस बारे में ज़रूर बताएगी, मगर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सोचा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे इस बात पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़कियों का मन करता है कभी कभी अपने मायके जाने का, इसलिए वो भी चली गई होगी। एक दिन तो हमारे होश ही उड़ गए थे जब मेरी बहन रोती हुई हमारे घर पर आई। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ससुराल वालों से झगड़कर हमारे घर पर आई है। उसके रोने पर मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके घर बुला लिया था। पापा भी परेशान हो रहे थे और उससे कह रहे थे कि अगर कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे ससुराल चलता हूँ, लेकिन मेरी बहन कह रही थी कि मुझे भैया से बात करनी है। मैं जब ऑफिस से जल्दी जल्दी घर आया तो मेरी बहन मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि भैया आप पता लगाओ कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो आधी आधी रात को मोबाइल का इस्तेमाल करता है और खूब मुस्कुराता रहता है। मैंने कहा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आरव ऐसा लड़का नहीं है। मेरी बात पर मेरी पत्नी कहने लगी कि हाँ आरव गलत लड़का बिल्कुल भी नहीं है नीलम, नैतिक ठीक कह रहे हैं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं भी अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा हाँ ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बहन कहने लगी भैया आखिर आधी रात को मोबाइल इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? मैं जब अपने पति को देखती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ और मुझे अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाने देते। उन्होंने अपने मोबाइल पर लॉक लगाया हुआ है और अब तो वो मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते। मैं उनको खुश करने के लिए उनके मम्मी पापा की बहुत सेवा करती हूँ, मगर उन्हें तो मेरी खुशी का ख्याल ही नहीं है। ना मेरे करीब आते और ना ही मुझसे ज़्यादा बातचीत करते हैं, बस हमेशा अपने मोबाइल में ना जाने क्या करते रहते हैं। और कभी कभी तो किसी से मैंने फ़ोन पर उनको बात करते हुए भी देखा है। मैं जैसे ही जाती हूँ तो वो अपने मोबाइल को झट से नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझ पर शक करती हो। अब उनकी ऐसी हरकतें देखकर मैं उन पर शक भी ना करूँ तो क्या करूँ? अपनी बहन की बात सुनकर मुझे अपनी पत्नी की भी आधी रात वाली बात याद आने लगी थी। वो भी तो अपने किसी दोस्त से आधी रात के समय मैसेज से बात करती है, मगर मैंने तो अपनी पत्नी का मोबाइल देखा था, इसलिए मुझे तसल्ली थी कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मैंने अपनी बहन को समझाया और उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं आरव से बात करता हूँ। हाँ भैया आप ज़रूर उनसे बात करना। मैंने अपनी बहन को समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया था और आरव से मिलने के लिए सोचा था। अचानक मेरे मम्मी पापा को मेरे दादा दादी के पास जाना पड़ गया था क्योंकि मेरे दादाजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैंने मम्मी पापा से कहा था कि आप लोग आराम से जाओ, हमारी परवाह मत करना और आराम से आना। मेरे मम्मी पापा बेफिक्र होकर दादा दादी के घर चले गए थे
और अब घर में मेरी पत्नी अकेली रह गई थी, क्योंकि मैं भी सुबह को नौकरी पर जाता था। 1-2 दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी अभी भी मोबाइल पर ज्यादा ध्यान दिया करती थी। मैं ऑफिस में काम कर रहा था। लगभग दोपहर के 3 बज रहे थे जब खबर मिली कि बॉस की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसलिए ऑफिस के सारे वर्कर्स को छुट्टी दे दी गई थी। सब लोग अपने अपने घर जाने लगे थे और मैं भी अपने घर की तरफ आ गया था। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा तो बाहर से खुला हुआ था और मेरी पत्नी घर में अकेली है। उसे दरवाजे को अंदर से बंद करके रखना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद मेरी पत्नी ये नहीं जानती थी कि मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। मेरे होश तो तब उड़े थे जब मुझे घर के अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आई थी, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। और उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो दोनों आपस में जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आरव मेरी पत्नी से कह रहा था कि विद्या, तुम प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम प्लीज़ अपने पति को छोड़ दो। मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है, मेरे दिल में दोबारा से तुम्हारे लिए फीलिंग्स जागने लगी हैं। मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें अपने घर की मालकिन बना लूंगा। प्लीज़ अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तब मेरी पत्नी ने आरव से कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मुझे इतना डरा दिया है कि मैं अपने पति से दूर दूर रहने लगी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा अपना मोबाइल छुपाकर रखना पड़ता है। कभी तुम मुझे कॉल करके परेशान करते हो तो कभी मैसेज करते रहते हो। और उस दिन तो नीलम भी रोती हुई आई थी कि उसका पति किसी से बात करता है, मगर वो नहीं जानती कि वो किसी और लड़की से नहीं बल्कि उसकी ही अपनी भाभी से बात करता है। और उस दिन तो बिल्कुल ही हद हो गई थी जब मैं तुमसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पति ने मुझे नहीं देखा। अगर वो मुझे देख लेता तो उसके दिल पर क्या गुजरती कि उसकी पत्नी उसे बिना बताए अपनी ही बहन के पति के साथ रेस्टोरेंट में आई हुई है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था कि तुम्हें मुझसे मिलना है। प्लीज़ तुम अपने मोबाइल से मेरी सारी पुरानी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो और मुझे भूल जाओ। तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहो और मुझे भी मेरे पति के साथ रहने दो। तुम मेरी पुरानी मोहब्बत हो और अपनी पुरानी मोहब्बत इंसान अपनी शादी के बाद भूल जाता है। मैं भी तुम्हें भूल गई हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ आरव, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी नंद और मेरे पति का बसा बसाया घर खराब मत करो। आरव मेरी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा, तुम समझने की कोशिश करो विद्या, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। जो बात तुम में है वो मेरी पत्नी में नहीं है। हमारी शादी को 5 महीने हो गए। मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसको अपने घर में पत्नी बनाकर रखा हुआ हूँ। तुम मुझे बस एक इशारा दो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें भी मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। मेरी पत्नी कहने लगी, नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। अगर मेरे पति घर आ गए तो कुछ गलत हो जाएगा। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरा पति, मेरा घर मुझे बहुत प्यारा है। आरव कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे कांटेक्ट में रहोगी। रात को हम दोनों मैसेज से बात करेंगे। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे फोटोज़ को तुम्हारे पति को दिखाऊंगा और कहूँगा कि तुम्हारी पत्नी शादी से पहले मेरे साथ अफेयर में रह चुकी है। इस तरह तुम्हारा पति खुद तुम्हें डिवोर्स दे देगा और तुम मेरे पास आने पर मजबूर हो जाओगी। मेरी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ आरव, ऐसा मत करो। तुम मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते हो। मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाती हूँ। कभी तुमसे मजबूरी में आकर आधी रात को मैसेज करने पड़ते हैं तो कभी तुमसे मिलना भी पड़ता है। वो तो अच्छा है कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया, लेकिन तुम बहुत बुरे इंसान हो। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने मेरी जिंदगी दुश्वार कर दी है। मेरी पत्नी उसके आगे रोकर गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट कर रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कमरे के अंदर चला गया। मुझे देखते ही मेरी पत्नी और आरव के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उन दोनों के होश उड़ गए थे और उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। मैं अच्छी तरह से सारी बातों को सुन चुका था। मैं फौरन ही आरव के पास गया और मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर मेरी पत्नी को परेशान करने की। और फिर मैंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। मैंने कहा,
तो फिर इतने दिनों से तुम इससे बातें कर रही थी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तभी तो ये बार बार तुम्हारे बारे में पूछता था। मैं समझता था कि तुम दोनों आपस में फ्रेंड्स हो, इसलिए तुम्हारे बारे में ज्यादा पूछता है, मगर मैं नहीं जानता था कि ये पहले तुम्हारा आशिक रह चुका है। मेरी पत्नी मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी कि आप सही कह रहे हो, शादी से पहले मेरा आरव के साथ अफेयर जरूर था, मगर जब से मेरी आपके साथ शादी हुई है मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि आपने ही मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी अपने पुराने प्यार के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये इंसान मुझे ब्लैकमेल करता है, इसके पास मेरे फोटो हैं, मैं वो डिलीट करवाना चाहती हूँ, मगर ये मुझे मेरे फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा और वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। प्लीज नैतिक, आरव के मोबाइल से मेरे फोटोज डिलीट करवा दीजिए और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करती। मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी, हालांकि मैं इन दोनों की बातें सुन चुका था। आरव मेरी पत्नी को ही ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे आरव पर गुस्सा आ गया और मैंने उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। मुझे गुस्सा इस बात पर आया था कि वो मेरी बहन को धोखा दे रहा था और मेरी ही पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। वो कितना घटिया इंसान था। आरव कहने लगा कि तुम नहीं जानते, तुम्हारी पत्नी अभी भी मुझसे मिलती है। उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे साथ कोई और लड़की नहीं बल्कि यही मुझसे मिलने के लिए आई थी। आरव मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने के बाद उसे अपने पास बुलाया था। मेरी पत्नी कहने लगी कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ कि नीलम तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम नीलम की जिंदगी बर्बाद मत करो और मुझे भी छोड़ दो, मगर ये मेरी एक नहीं सुनता। मेरी पत्नी ने बताया कि शादी से पहले मैं आरव से प्यार करती थी, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में चोरी चुपके आरव से फोन पर बात कर रही थी जब अचानक मेरी मम्मी ने मेरा मोबाइल छीन लिया और उन्होंने ये बात सबको बता दी कि मैं किसी लड़के से फोन पर बात करती हूँ। आरव के बारे में कोई नहीं जानता था। मैंने बता दिया था कि मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में लव मैरिज करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करवा दी। उनको नहीं पता था कि मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ वो कौन है, कहाँ रहता है। बस मेरी लव स्टोरी का आरव के साथ उस दिन ही एंड हो गया था, लेकिन मैं अपने माता पिता के फैसले पर राजी थी। जो चीज़ हमारे भाग्य में होती है वो हमें बिना कुछ किए ही मिलकर रहती है, और जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं होती वो हमें लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिलती। और मुझे आप मिल गए थे। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुकी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी नंद का होने वाला पति आरव ही है। जिस दिन से नीलम की शादी हुई है उस दिन से इसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मैं कसम खाती हूँ कि मैं इससे प्यार नहीं करती। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी इसको पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने आरव को बहुत मारा था, आरव भी मुझ पर हाथ उठा रहा था। मुझे तो इतना मौका नहीं मिला कि मैं पुलिस को फोन करूं, लेकिन जब आरव ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया तो मेरी पत्नी ने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाई और इस तरह पुलिस हमारे घर में आ गई थी। पुलिस ने मेरी पत्नी के बयान पर आरव को अरेस्ट कर लिया था और उसके मोबाइल से मेरी पत्नी के सारे फोटोज भी डिलीट कर दिए थे। पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था और पुलिस आरव को अरेस्ट करके ले गई। इस सब में हमारी बेइज्जती तो बहुत हुई थी, मगर आरव जेल चला गया था और मेरी बहन का भी घर खराब हो गया था। मेरी बहन को जब ये बात पता चली तो वो बहुत बुरी तरह से रोई थी और फिर वो आरव का घर छोड़कर हमारे घर आ गई थी। मेरे मम्मी पापा भी घर आ चुके थे। उनको भी जब ये सब कुछ पता चला तो बहुत अफसोस हुआ था। वो नहीं जानते थे कि उनके पीठ पीछे ये सब भी हो सकता है। ये सब कुछ सच में एक बहुत तकलीफ देने वाला था, क्योंकि मेरी बहन का घर खराब हो चुका था। मेरी बहन ने कहा था कि ऐसे इंसान के साथ मैं जिंदगी कभी नहीं गुजारूंगी जिसे मेरी कोई परवाह ही न हो, लेकिन मेरी बहन मेरी पत्नी से नाराज रहती थी। मेरी पत्नी ने उसे यकीन दिलाया कि मैं आरव से शादी से पहले प्यार करती थी, लेकिन जिस दिन से मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ हुई है मेरे दिमाग में उसका कभी ख्याल तक नहीं आया। अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आता तो मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ करवाऊंगी। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं और दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और तुम देखना जितना प्यार तुम्हें आरव नहीं दे सका मेरे भैया तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और दुनिया की वो सारी खुशियां देंगे। लेकिन मेरी बहन तो यही कह रही थी कि भाभी आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरी पत्नी ने उससे वादा किया था कि मेरी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी खुशहाल भी होगी।
मेरी पत्नी ने अपने मायके में अपनी नंद के रिश्ते के लिए बात की तो मेरे सास ससुर फौरन ही अपने बेटे के लिए मेरी बहन का रिश्ता मांगने के लिए आ गए थे, क्योंकि मेरी बहन खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और इंटेलिजेंट भी थी। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी बहन की दूसरी शादी उनके बेटे के साथ होगी। दरअसल मेरे साले ने भी दूसरे शहर में एक शादी की थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे धोखा देकर भाग गई थी। मेरा साला अकेला वहां पर रहता था और उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी। मेरी बहन की शादी जब मेरे साले के साथ हो गई तो उसने मेरी बहन को कभी किसी तरह का दुख नहीं दिया और मेरी बहन बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। वो अपनी दूसरी शादी के बाद मेरी पत्नी को अच्छा समझने लगी है और कहती है कि भाभी, आपकी वजह से ही मैं इतनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। इस तरह मेरी पत्नी की सच्चाई मेरे सामने आई थी। मेरी पत्नी को आरव ने काफी सारे ऐसे मौके दिए थे कि वो मुझे छोड़ दे, मगर मेरी पत्नी कैरेक्टर की बुरी नहीं थी। अगर वो बुरे कैरेक्टर की होती तो मुझे छोड़कर आरव के पास जा सकती थी, लेकिन उसको शादी के बाद मुझसे इतना लगाव और प्यार हो गया था कि वो किसी भी हाल में मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। और आज इतने सालों के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आरव तो जमानत करवाने के बाद रिहा हो गया था, लेकिन मेरी बहन को उसने डिवोर्स दे दी थी। मेरी बहन भी अब मेरे साले के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है और मैं भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर आदत ये थी कि मैंने कभी अपनी पत्नी पर शक नहीं किया था। अगर मैं अपनी पत्नी पर शक करता तो ज़रूर वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि कभी कभी औरत ये सोचती है कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मुझे गलत समझा जाता है तो फिर मैं गलत ही काम करके रहूँगी। लेकिन मैं हमेशा अपनी पत्नी को अच्छा समझता था और उसे हमेशा ये रियलाइज़ कराता था कि मैं तुम पर बहुत यकीन करता हूँ। और यही वजह थी कि मेरी पत्नी ने मेरे यकीन का मान रखा और आरव की लाख बातों में आकर भी उसने अपने पति को छोड़ने की कोशिश नहीं की। आज मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ और भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी भी दी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।